स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट के सेकंड पार्ट की। क्या है आज के सेशन में, क्या है आज के सेशन में खास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं समझने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है कि आज मैं बताने जा रहा हूं आपको गोली दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कि गोली दर्पण तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन में, और जिन स्टूडेंट्स ने आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाएं वहां पे विजिट करें और पहले वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक का क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं कि गोली दर्पणों के बाद गोली दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। वो क्या होती हैं उनको आज हम सीखेंगे। तो देखिए मैंने हेडिंग वाइज कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं। जैसे पहली परिभाषा में बताऊंगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है, दूसरी होगी वक्रता त्रिज्या के बारे में, फिर ध्रुव क्या होता है, फिर क्या है मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, मुख्य फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। आज हम इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है ये चीज, चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा और परिभाषा भी बताऊंगा। तो दोनों को एक साथ समझने के लिए आप लोग रेडी रहिए। तो चलिए मैं पहले एक चित्र बनाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखिए वक्रता केंद्र को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा हम लोगों का दर्पण हम लोग बनाते थे तो ऐसा ही समथिंग बनता था दर्पण आपका। ये दर्पण होता था। दर्पण की एक तरफ क्या करते थे हम, पॉलिश कर देते थे, कलई करते थे। अब ये कलई तो हो गई, अब हम करेंगे क्या इसमें, और आपको इसमें ये बता दूं कि ये जो इधर वाला तल होता है जिधर कलई पॉलिश नहीं होती है उसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ये हो गया हमारा परावर्तक तल। अब आते हैं टॉपिक पे कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। अब ये होता क्या है, अब आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाइए और देखते जाइए। क्या ये जो मैंने ये परावर्तक तल और ये जो मैंने दर्पण बनाया है, कौन सा दर्पण मैं नाम नहीं लिखूंगा अभी, एक्चुअल में है या अवतल दर्पण, लेकिन सिर्फ दर्पण की बात हो जाए तो दोनों में से, उत्तल और तल में से हम कोई भी ले सकते हैं। अब ये दर्पण आप देख सकते हैं, जब हम इसको पूरा बनाएंगे अगर हम, तो आप देख सकते हो कि ये गोला टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा, गोला टाइप का। तो गोले का वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा कि नहीं, तो केंद्र होगा। तो बस यहीं से आपकी परिभाषा बन के आ जाती है। क्या होती है जरा देखिए कि वक्रता केंद्र की परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, ये मैंने काटा था ना ऐसे करके, पिछले टॉपिक पे आप देखिए, पिछले वीडियो पे मैंने इसको बताया था कि जो गोली दर्पण को हम इतना काट देते हैं तो हमारा एक दर्पण बन जाता है। अब ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये पूरा हमारा हो गया गोला। अब ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, ठीक है, उस गोले के केंद्र को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से समझा देते हैं परिभाषा क्या बनी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? चलिए अब एक हमारी क्लियर हो गई। दूसरे पे आते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या आप इसी चित्र पे देखिए। वक्रता त्रिज्या को कैसे डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या को, त्रिज्या यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी उसे हम बोलेंगे त्रिज्या। उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बोलते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं कि गोलीय दर्पण, मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको समझना है सिर्फ कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आते हैं तीसरे पे, ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव आपने दर्पण समझा, अब दर्पण, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ से इसी दर्पण की हम बात कर रहे हैं, नहीं, हम
उत्तल दर्पण को भी ऐसे ही मान सकते हैं। उत्तल दर्पण हमारा ऐसा होता है, जब इसकी त्रिज्या लेंगे तो इसका वृत्त हमारे पास ऐसे समथिंग कुछ बनेगा, उसका केंद्र हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा वही होगी कि जो दर्पण का भाग होगा उसके उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव क्या होता है, बहुत ही आसान परिभाषा है। कोई भी दर्पण, हम दोनों में से कोई दर्पण ले लें। चलिए इस बार हम उत्तल के लिए बता देते हैं। तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, आपको बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। ऊपर बताया था ना मैंने, यहाँ से जिधर से परावर्तन होगा उसे बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक है, तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, ये तल इतना बड़ा होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए ध्रुव का काम क्या करेगा, ये हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव को हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुई परिभाषा हमारे पास, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के लिए एक बार मैं इस चित्र को फिर से इरेज करके फिर से बनाना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मुख्य अक्ष के लिए मैंने ये एक दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उत्तल दर्पण को बार बार नहीं समझा रहा हूँ, अवतल पे ही समझा रहा हूँ। लेकिन आप उत्तल पे भी बिल्कुल सेम रूल्स अप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट सेम रहेगा। तो क्या करते हैं, ये हो गया हमारा दर्पण। मुख्य अक्ष हमें समझना है, तो मैंने इसमें बता दिया कि ध्रुव, इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और ये जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र हमारे पास यहाँ पे C मिलता ही है। आपको बताया केंद्र को C बोलते हैं। तो परिभाषा बन गई स्टूडेंट्स आपकी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या हुई परिभाषा, कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये बड़ी भी हो सकती है, आगे पीछे कैसे भी जा सकती है, रेखा है। चूंकि रेखा है तो ये क्या हो जाएगी, आगे चाहे असीमित दूरी तक दोनों दिशाओं में जा सकती है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आते हैं दर्पण का द्वारक, सबसे आसान। दर्पण का द्वारक मैं यहाँ पे M1 M2 लिखा है। अब दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये परावर्तक तल का जो व्यास हो जाएगा, व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी दूरी आएगी हमारे पास यहाँ से, और दूरी हमेशा सीधी नापेंगे, स्ट्रेट, तिरछी नहीं नापेंगे। दूरी हमेशा बिल्कुल सीधी नापी जाती है। पटरी आपने देखा, स्केल जो होती है हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी की नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही उसी स्केल से नाप मेजर करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, ये व्यास। वृत्त का व्यास होता है कि नहीं, वृत्त ऐसे होता है, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास। लेकिन अगर वही चीज ये थोड़ा सा अब हमारे पास छोटा है, जितना भी बड़ा हो, अब हम इतने को अगर ले लेते हैं, मान लीजिए इतने को, केवल यहाँ तक, तो हमारे लिए यही पूरा व्यास कहलाएगा। ओके, तो सेम ऐसा ही है कि परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद हुआ। चलिए आते हैं मुख्य फोकस। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। इसको चित्र से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि परिभाषा याद कराऊंगा, लिखवा दूंगा, बोल दूंगा, समझ में नहीं आएगी। चित्र से समझेंगे हमेशा के लिए आएगा। तो क्या है मुख्य फोकस। अब आपको बता दें कि ये आपका ये मुख्य अक्ष हो गया। ऊपर था मुख्य अक्ष, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने बात की मुख्य अक्ष की, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मुख्य फोकस की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुख्य अक्ष मुख्य फोकस एक ही होता है। गलत, मुख्य अक्ष अलग होता है। मुख्य अक्ष ये लाइन होती है, मुख्य फोकस अब बताने जा रहा हूँ। तो मुख्य फोकस को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से समझना, जब भी परावर्तक तल पे किरणें गिराई जाती हैं, परावर्तक तल पे हमने ये किरण गिराई, लेकिन ये किरण कैसी होनी चाहिए, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परिभाषा क्या हुई, जब
किसी दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गिराई जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर गई। फिर से परिभाषा सुनिए कि जब दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गिराई जाती है, जब दर्पण पे, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, जब दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गिराई जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ बच्चे ये होंगे कि सर केवल ऐसे ही जाएगी, बिल्कुल नहीं, नीचे से हम कोई किरण ऐसे, ये लीजिए यहां से गिरा देते हैं, ये आने वाली किरण हो गई, आने वाली किरण इसमें है, परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के बाद ये इस किरण इससे होकर के ऐसे चली जाएगी, तो ये यहीं से होकर गई, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। ओके, अब यही बात या तो मिलती हुई यहाँ पे मिलेगी और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत कैसे होती है, जरा चित्र में देखिए, मैं छोटा सा इधर बना रहा हूँ जी, इसमें ऐसे होता है, ये किरण आए, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, एक किरण ऐसे आती है और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती है। अब जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं यहाँ से, तो ये लगभग यहाँ पे मिलते हुए हमको प्रतीत होगी, हमको आभास होगा, लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट में नहीं मिलती, ये यहाँ पे सिर्फ लगेगा, आभास होती, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का किधर हो जाएगा, दाईं तरफ, और अवतल दर्पण का बाईं तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं फोकस दूरी पे। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी थोड़ा आपस में शब्द जो है मिलते जुलते हैं, समझना। फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट ध्रुव, अभी बताया ऊपर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। आसान है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। हाँ, एक चीज और समझा देता हूँ कि आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कुछ बच्चों को कि सर इसमें हम पहचानेंगे कैसे कौन सी किरण आ रही कौन सी जा रही। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चैप्टर बताया था जब इसके पिछले सेशन में, कि मान लीजिए ये तल है हमारा, उस तल पे कोई किरण ऐसे आ रही, ये तल होता है ना हमारा परावर्तक तल। अब कोई किरण आने वाली जो आती है, तो जब तल की तरफ कोई दिशा आई, जैसे मान लीजिए हम ही, ये मार्कर है मेरा, मार्कर इधर की ओर आ रहा बोर्ड की तरफ, तो ये ऐसे आएगा ना, इसकी दिशा किधर है, मार्कर इस बोर्ड की तरफ, तो इस लाइन की दिशा किधर है, इस किरण की इधर है, तो ये आने वाली हो गई। अब इधर जब जाएगी, अब ये मार्कर मेरा दूसरी तरफ जा रहा, आपकी तरफ आ रहा है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूर जा रही है, तो वो परावर्तित। अब ये यहां से इधर की ओर दूर जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, वैसे इसमें भी है, इधर दर्पण की ओर आ रही है, देखिए आ रही है, तो ये आपतित किरण हो जाएगी, और ये देखो ये हट के दूर जा रही है, तो ये परावर्तित किरण। समझना है आसानी से, एक बार फिर समझा देते हैं पूरे को एक आसान भाषा में, जल्दी से आप ध्यान से समझ लीजिए, लिखाऊंगा नहीं, समझते जाइए सभी चित्र के माध्यम से। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसी गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र सी होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा को, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारा क्या होता है कि परावर्तक तल के व्यास को, जो परावर्तक तल का पूरा व्यास होता है उसको हम दर्पण का द्वारा कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, जब भी प्रकाश किरणें किसी दर्पण पे गिरती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात एक मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, तो जो जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या होता है कि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। एक बात ये होता है कि फोकस से हमको एक समझना है,
फोकस वर्ड जो आया है उससे समझना क्या है, जैसे हम टार्च लेते हैं ना, किसी एक व्यक्ति पे लगा दिया, टार्च हमने जलाया, हमने किसी एक आप में से किसी एक व्यक्ति के पर्सन लगा दिया, तो बोलते हैं ना टार्च का फोकस मेरी तरफ क्यों कर रहे हो। लाइट जलती है, पूरा लाइट का एक ही तरफ लगा देना, तो क्या होता है फोकस, वही पूरी लाइट को, पूरी किरणों को एक ही व्यक्ति की तरफ लगा देना, आपकी तरफ लगा देना, तो उसी को बोलते हैं फोकस। कहने का मतलब सभी किरणों को एक ही दिशा में, एक ही तरफ केंद्रित कर देना फोकस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया। चलिए अब दूसरा टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है न्यूमेरिकल करने में, या फिर आप जब डेरिवेशन करेंगे मिरर फार्मूले का, दर्पण सूत्र एक होता है, दर्पण सूत्र का या फिर जो भी डेरिवेशन आप करेंगे तो उसके लिए ये परिपाटी बहुत ही जरूरी है। न्यूमेरिकल करने में आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आंसर रॉन्ग होने से बचना है तो आपको ये नियम बहुत ध्यान देना होगा, इसीलिए क्या लिख दिया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होती है ये परिपाटी, जरा ध्यान से सुनेंगे। उसके पहले बात करते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फोकस दूरी के बारे में, कि उत्तल दर्पण की फोकस, याद रखना आपको, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में आएगी। अब ये आपको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में भी अगर कोई फोकस दूरी प्लस में दे दी जाए, मान लीजिए हम बोलेंगे कि कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी +5 सेंटीमीटर है, +5 कोई दर्पण है, पता चल गया कौन सा दर्पण है, प्लस में सर उत्तल दर्पण है, आसान है। कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, आप पता लगा पाए, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया, आपको पता लग गया, -10 से सर ने बताया था, -10 किसका, अवतल दर्पण का, तो सर हमें पता चल गया कोई दर्पण, वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, फिर से एक बार, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये प्लस में होती है और ये क्यों माइनस में होती है। आप सोचिए और समझिए, जब आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हमको बताइएगा जरूर। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं लास्ट में जरूर बताता हूँ। पहले आते हैं चिन्ह परिपाटी पे, तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको बताते हैं। चिन्ह परिपाटी के 5 नियम है, कितने, मेरा हाथ देख लीजिए, 5 नियम है, 5 उंगलियां है ना, तो 5 नियम है। अब क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनना, तुरंत याद हो जाएगा। पहला नियम, पहले एक चित्र से समझते हैं। मैंने ये लिया अवतल दर्पण, कोई भी आप दर्पण ले सकते हैं। अब हम एक अवतल, दोनों दर्पण से समझा देता हूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल उत्तल, ठीक है, ये अवतल दर्पण इधर का ये वाला हो गया, उत्तल दर्पण ये हो गया। अब देखिए पहला नियम ये होता है चिन्ह परिपाटी का कि कोई भी किरण जो होती है, एक क्वेश्चन ये भी आपका था, आप क्वेश्चन करते नहीं हो कि सर आपने जो पहले बताया था हमेशा आप किरण ऐसे ही क्यों गिरा रहे थे सर, पिछले आपने देखा था ना, आप कभी इधर से किरणों को नहीं गिराया सर, ना ही इसमें कभी इधर से दूसरी दिशा से गिराया है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि चिन्ह परिपाटी यही कहती है। चिन्ह परिपाटी का पहला नियम कहता है कि जो भी किरणें गिराई जाएंगी दर्पण पे, दोनों में से कोई भी दर्पण हो, दोनों में से कोई भी दर्पण हो, जो भी किरण गिराई जाएगी वो हमेशा बाईं तरफ से गिराई जाएगी। किधर से गिराई जाएगी, हमेशा बाईं तरफ से। तो पहला नियम क्या हो गया कि कोई भी किरण है हमेशा किधर से गिराई जाएगी, बाईं ओर से, बाईं ओर से गिराई जाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, बहुत आसान नियम है, इसमें भी है तो इसमें भी आप हमेशा इधर से गिराएंगे बाईं तरफ से, चाहे उत्तल में हो चाहे अवतल में। दूसरा नियम आप देख सकते हो, ये जो दर्पण है उधर की तरफ हमारा क्या हो गया, ये दाया पोर्शन है कि नहीं, ये दाया भाग है, और इधर का कैसा है, ये हो गया हमारा बायां भाग, दाया सॉरी ये दाया और ये बायां। ठीक है, अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है देखिए कि जो भी किरण, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो किरण या जो दूरियां हम अब यहां से दूरी गिराएंगे, मान लीजिए यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी से हम किरण गिराएंगे तो दूरी होगी ना कोई, तो जो भी दूरियां बाईं तरफ ली जाएंगी वो माइनस में ली जाएंगी। ये चिन्ह परिपाटी का दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है कि बाईं तरफ से ली जाने वाली दूरियां, बाईं तरफ से, उधर से बाईं तरफ से ली जाने वाली दूरियां हमेशा निगेटिव होंगी, और दाईं तरफ, इधर की तरफ दाईं तरफ से ली जाने वाली दूरियां हमेशा
प्लस में होंगी। दोनों दर्पणों की बात हो रही है। ये दूरियां निगेटिव, ये दूरियां पॉजिटिव। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा नियम हो गया इसका। ठीक है, चलिए ये दूसरा हो गया, तीसरा नियम समझ गए आप। तीसरा क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, आते हैं चौथे पे। चौथा नियम ये होता है कि जब भी दर्पण है, कोई ये दर्पण हो गया, अब इसका मुख्य अक्ष आपको पता है ऐसा होगा। मुख्य अक्ष के जो भी ऊपर दूरियां लेंगे, चाहे जिस दिशा में हो, उधर हो इधर हो, कोई मतलब नहीं है, मुख्य अक्ष के ऊपर होंगी। ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। इसके ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेगा या जो भी वस्तु रखी होगी, वस्तु की भी दूरी को, उसको हम प्लस में लेंगे। ठीक है, समझ पाए आप ये कि प्लस में कौन सा लेंगे, जो भी मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसमें ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी हम लेंगे, ठीक है, चाहे वस्तु रखी हो या प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, वो हमेशा रहेगा प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर है क्योंकि। अब ये मुख्य अक्ष के नीचे अगर हम बना देते हैं, कोई प्रतिबिंब बन रहा है या वस्तु को ही हम नीचे रख देते हैं, ये वस्तु नीचे रख दी गई यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, तो वो हो जाएगी फिर हमारी निगेटिव में। कैसे हो जाएगी, निगेटिव में। ठीक है, ये हो गया। अब पांचवा नियम ये है हमारा स्टूडेंट्स कि कोई भी दूरियां नापने के लिए, अभी मैंने बताया नहीं कैसे नापेंगे सर, तो पहले पांचवा है, कोई भी दूरियां हमेशा नापेंगे तो ये ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव के सापेक्ष ही नापेंगे। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे फोकस हो गया F, तो नापेंगे कैसे, यहां से यहां तक की दूरी। वक्रता केंद्र C आ जाएगा तो यहां से यहां तक नापेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ के लिए भी। तो 5 नियम क्या होगा, जरा एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पहला हो गया कि दर्पण पे किरणें हमेशा बाईं ओर से गिराई जाती हैं। दूसरा क्या हो गया कि जो भी दूरियां दर्पण के बाईं तरफ ली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाहिने तरफ ली गई दूरियां, ये तीसरा नियम है, और दाहिने तरफ ली गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, चौथा नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे वो वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के ऊपर ली जाने वाली दूरियां कैसे होंगी, धनात्मक होती है, प्लस में होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे ली जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। पांचवा क्या हो गया, पांचवा हो गया कि हम कोई भी दूरियों को नापेंगे तो मुख्य दर्पण के ध्रुव के सापेक्ष नापेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। अब मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, उम्मीद भर आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अगर मिला तो कमेंट कीजिए, तुरंत आप वीडियो जो देख रहे हैं कमेंट करिए। अब ये बताइए आपको आंसर मिला कि मैंने उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों ली है। तो आप समझ गए होंगे ना कि चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि हमेशा दाहिने तरफ ली गई दूरी धनात्मक और बाएं तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो रही बात अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा ये होता है, एक बार मैं इसको यहाँ से समझ सकते हैं, छोटा चित्र बनाऊंगा। अवतल दर्पण हमारा ऐसा होता है, ये इसकी फोकस दूरी हमारी किधर होगी, इधर, यहाँ पे कैपिटल फोकस यहाँ पे हो जाएगा, ध्रुव ये हो गया, फोकस दूरी यही तो हो जाएगी। ये किधर है बताइए, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ से दूरी क्या होती है, देखा आपने अभी, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक, तो फोकस, इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक। यही उत्तल की बात करें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर होगी, ये इधर, तो परावर्तक तल हो गया तो किरणें इधर से गिरेंगी, लेकिन इसकी फोकस दूरी जो F होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये जब फोकस दूरी भी इतनी हो जाएगी तो ये किधर है, दाईं तरफ, और दाईं तरफ की दूरी हमेशा कैसे ली जाती है, धनात्मक, इसलिए ये हुआ धनात्मक। आंसर मिला आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, क्योंकि आपकी मदद से बहुत से स्टूडेंट्स को और बताते हैं कि ये चैप्टर बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जरूर होती है, बहुत से स्टूडेंट समझना चाहते हैं लेकिन रूल्स नहीं आते, तो इसलिए आप उनको तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी हमेशा सीखते रहने की कला को हमेशा आगे बढ़ाइए, जितना ज्यादा हो सके सीखते रहिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए ताकि वो सीखें। और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लेना, ताकि, क्योंकि अभी आपका ये सिर्फ आगाज हुआ है। आज अभी हमारे सेशन का, अभी हमारे स्टडी का सिर्फ आगाज हुआ है। अंजाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है स्टूडेंट्स, इसलिए आप सीखते जाएंगे। जितना आप सीखेंगे, जितना लाइक देंगे, उतना ज्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, जिससे आपको मैं दुगनी रफ्तार से वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, तो आज से सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।